नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूं स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम बात करेंगे कौन सा वर्क परमिट ठीक होता है हमारी जर्नी के लिए, या कौन सी कंट्री ठीक होती है एज अ वर्क परमिट के लिए। कहने का मतलब है कि आज हम बात करेंगे कि वर्क परमिट जो होता है वो एजेंसी वाला बढ़िया होता है कि क्या कंपनी वाला बढ़िया होता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें जिसने भी किसी भी कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, वट एवर, कोई वर्क परमिट से रिलेटेड हो, कोई स्टडी से रिलेटेड हो, या आप टूरिस्ट से रिलेटेड भी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके वहाँ पर भी मेरे को डीएम कर सकते हो। उसके साथ में कोई क्वेरीज हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं वर्क परमिट की कि वर्क परमिट कौन सी कैटेगरी में लेना चाहिए। हमें क्या 3 मंथ वाला वर्क परमिट लेना चाहिए, क्या हमें 6 मंथ वाला वर्क परमिट लेना चाहिए, क्या हमें 1 ईयर वाला वर्क परमिट लेना चाहिए। तो देखो भाई, अगर आपको 3 मंथ या 6 मंथ या 9 मंथ या पूरे 1 साल का भी अगर वर्क परमिट मिलता है तो भाई देखो, टाइम पीरियड वर्क परमिट का मैटर तब तक नहीं करता जब तक आपको आपकी कंपनी या आपकी एजेंसी आपको ये वेरीफाई करके नहीं देती कि ये जो वर्क परमिट है आगे चल के एक्सटेंडेबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात जरूर नोटिस में लेकर आनी है कि जो वर्क परमिट होता है भाई उसी में जाना चाहिए जो एक्सटेंडेबल होता हो, और वो वर्क परमिट के जरिए ही आपको आगे चलकर पीआर मिलनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप स्लोवाकिया में या किसी भी शेंजन कंट्री में एज अ वर्क परमिट आ रहे हो तो आप मेक श्योर करो कि वो वर्क परमिट एक तो एक्सटेंडेबल हो जाए और दूसरे नंबर पर वो ही वर्क परमिट जब एक्सटेंडेबल होगा उसके आगे आपको पीआर मिल सके। ठीक है, ये होता है मेन पॉइंट वर्क परमिट का। अब बात करते हैं कि जो वर्क परमिट होता है क्या हमें एजेंसी से लेना चाहिए या हमें किसी कंपनी में डायरेक्ट जाना चाहिए। ठीक है, देखो इसमें 2 वेज होते हैं। अगर तो आप किसी एजेंसी के ज़रिए जा रहे हो तो अगर एजेंसी बढ़िया हो तो आपको मल्टीपल टाइप जॉब्स देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने किसी कंपनी में अगर मैं चले जाता हूँ, मेरे को कंपनी का काम पसंद नहीं आता तो कंपनी वाले कभी भी आपका जो काम है वो एक्सचेंज नहीं करेंगे या चेंज वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम ऐसे ही एजेंसी में चले जाते हैं तो भाई बहुत अच्छी एजेंसीज भी होती हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एजेंसी वाला काम बहुत अच्छा होता है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। एजेंसी में हमें ये बेनिफिट होता है कि अगर किसी कंपनी का काम ख़त्म हो जाए या हमारा वहाँ पर काम हमसे अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जैसे अब हम अनस्किल्ड होते हैं भाई, किसी अगर कंपनी में चले जाएंगे तो हमको वहाँ का काम करने को नहीं आता है या मेरे को नहीं काम करने आता, तो एजेंसी क्या करती है कि किसी और काम में हमको जो है भेज देती है। ठीक है, ये एक प्लस पॉइंट होता है एजेंसी का। अगर हम कंपनी में जाते हैं तो भाई कंपनी में ये बेनिफिट होता है कि अगर हम किसी भी कंपनी में चले जाते हैं तो हमें कंपनी जो है ऐसे निकालती नहीं है, काम आगे से आगे निकलता रहता है और हमको मिलता रहता है। अगर हम एजेंसी की बात करें तो भाई एजेंसी क्या करती है, उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी ना किसी कंपनी के साथ, उन्होंने टाई अप किया होता है। 1 साल के लिए वो हो सकता है, वो 2 साल के लिए हो सकता है, वो 5 साल के लिए भी हो सकता है, क्योंकि एजेंसी ने टाई अप किया होता है। जैसे ही टाई अप उनका ख़त्म होता है तो भाई वर्कर को जो है दिक्कत आ जाती है काम करने में। ठीक है, अब ये आपको खुद चूज़ करना है कि आपको कंपनी में जाना चाहिए कि या एजेंसी में जाना चाहिए। अगर आप मेरी राय लेते हो तो भाई मेरे को यही लगता है कि अगर आपने उसी कंट्री में रहकर अगर पीआर लेनी है तो भाई आपको कंपनी के ज़रिए जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो कंपनी में पेपर्स वगैरह होते हैं भाई वो फुल एंड फाइनल और 1 वे में होती है। ठीक है, अगर हम एजेंसी में जाएंगे तो भाई एजेंसी में क्या होता है कि एजेंसी हमें वहाँ पर बुलाकर फिर आगे किसी कंपनी के पेपर देती है, तो जिससे हमारा जो वर्क होता है भाई वो 2 टाइप्स में बंट जाता है। ठीक है, तो ये होता है वर्क परमिट का। ठीक है, अगर हम वर्क परमिट की बात करते हैं तो भाई सैलरी की बात तो 100% आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कंपनी में चले जाते हो तो भाई कंपनी आपको डायरेक्ट पे आउट करती है, जो भी आपने काम किया होता है उसके हिसाब से जितनी भी आपकी सैलरी बनती होगी या आपने कोई एक्स्ट्रा टाइम लगाया जो भी आपका बोनस बनता होगा, वट एवर, कोई भी आपकी ऊपर प्रमोशन वगैरह जितनी भी हुई होगी, जितने भी आपकी पैसे बनते होंगे ऊपर ओवर टाइम के, वो कंपनी आपको डायरेक्ट दे देती है। ठीक है, अगर हम भाई एजेंसी जाते हैं तो भाई एजेंसी क्या करती है, हमको रहने के लिए रेजिडेंसी दे देती है। कंपनी हमें रहने के लिए रेजिडेंसी दे देती है, जिसका हमें प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि जो पैसा
हमें मिलता है उसमें कट आउट होकर हमको मिलता है, रेजिडेंसी का पैसा वो काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ही जब हमें वो कोई भी सैलरी वगैरह देते हैं तो भाई वो अपनी कमीशन भी साथ में काट लेते हैं। यहाँ पर हमें ज़्यादा नहीं तो 100 यूरो या 50 यूरो के आसपास ही हम लोगों को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि सैलरी जो कट हो जाती है एजेंसी के अगर हम जरिए जाते हैं तब, ठीक है। तो सैलरी में थोड़ा सा फ़र्क तो आता है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट कंपनी में जाते हैं तो भाई कंपनी में यही बेनिफिट होता है। अगर हम बाई एजेंसी जाते हैं तो एजेंसी में ये बेनिफिट होता है, जैसे ही हम जाएंगे हमको वहाँ पर रहने के लिए रहायश मिल जाती है, रेजिडेंसी मिल जाती है। अगर हम कंपनी में जाएंगे तो भाई वहाँ पर जाकर हमको रूम वगैरह ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये दो डिफरेंस मेजर है अगर हम सैलरी को लेकर भी बात करते हैं तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए और कौन से वर्क परमिट पर कंट्री में जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर हम शेंजन कंट्रीज लेते हैं तो भाई बहुत कंट्रीज ऐसी हैं जो हमें वर्क परमिट देती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट कंट्री में एक्सटेंडेबल ही वर्क परमिट होता है, ठीक है। लेकिन बहुत सी कंट्री जो होती हैं भाई वो पीआर नहीं देती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पीआर बिल्कुल नहीं देती, लेकिन उसका जो टाइम पीरियड लगा लो, चाहे आप उनका वे लगा लो, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम सोचें स्लोवाकिया कोई, फॉर एग्जांपल स्लोवाकिया कोई ले लेते हैं तो 5 साल के बाद हम पीआर जो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखो कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि लैंग्वेज टेस्ट वगैरह होता है, काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, वो मैं फिर कभी डिटेल में बताने का ट्राई करूँगा। सो इस तरह से हम अगर जाएंगे तो हमें पीआर मिल जाती है। लेकिन हमें कंट्री कैसे पता चलेगी कि हाँ भाई ये कंट्री बेस्ट है वर्क परमिट के लिए? सबसे पहली बात तो अपने दिमाग से ये बात तो निकाल दो। मेरे को बहुत लोग पूछ लेते हैं भाई, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें भाई नॉर्वे का बता रहे हैं, उसमें इतने हज़ार यूरो बन रहे हैं, भाई लग्जमबर्ग में तो इतने यूरोस बन रहे हैं, बेल्जियम में इतने बढ़ रहे हैं, स्वीडन में इतने बढ़ रहे हैं। तो भाई देखो, वहाँ पर अगर आप चले भी जाते हो तो आपको पीआर ऐसे नहीं मिलेगी। पहली बात तो आपको वहाँ का वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप किसी स्लोवाकिया जैसी कंट्री में चले जाते हो तो आपका टीआरसी कार्ड बन जाता है और आप इजीली किसी भी कंट्री में मूव ऑन हो सकते हो। लेकिन आप उस टीआरसी कार्ड के ऊपर एज आ लीगल किसी भी कंट्री में वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक वे हो जाता है। अगर आपने कल को कोई टूरिस्ट वीज़ा या कहीं और का वीज़ा भी लगवाना हो तो वो आपको टीआरसी हेल्प कर देता है वीज़ा लेकर आने में। आपका जो पासपोर्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी किसी कंट्री की अगर रिफ्यूज़ल लगी है तो मैंने वहाँ पर ही जाना है, तो भाई वो टीआरसी मेरे को पुश करता है मेरे वीज़े को आने के लिए, ताकि मैं वहाँ के लिए रवाना हो सकूँ। वो टीआरसी कार्ड जो है स्ट्रॉन्ग कर देता है पासपोर्ट को, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आपने वर्क परमिट कौन सी कंट्री का चूज़ करना है। लेकिन अगर मेरी राय लेते हो तो मैं आपको एक ही एग्जांपल दूंगा, उस कंट्री में जाने का ट्राई किया करो जो आपको वर्क परमिट प्रॉपर दें और वहाँ पर स्पेशली आपको वर्क मिल जाए, ठीक है। बहुत लोगों ने अभी पिछले साल इटली में बहुत अप्लाई किया था, तो भाई मेरे को बहुत मैसेज आता था जनवरी फरवरी के बीच में। मेरे को इतना मैसेज आया इटली का कि भाई हम इधर आ गए हैं लेकिन यहाँ पर कंपनीज नहीं है, एजेंट ने हमें झूठ बोलकर इधर बुला लिया, हम फंस चुके हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें बताओ, हम कहाँ जाए भाई, हम फंस गए हैं, ठीक है। ऐसी बातें हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि आप उस कंट्री में जाने का ट्राई किया करो जहाँ पर इमिग्रेंट्स कम होते हैं और दूसरे नंबर पर वीज़ा भी जो है जल्दी आ जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बातें बताई हैं कि कौन सा वर्क परमिट बेस्ट होता है, और दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताइए कौन सी कंट्री में वर्क परमिट जो है बढ़िया मिल सकता है। अगर मैं कंट्री के आप नाम सोचते हो तो भाई देखो, कोई भी कंट्री हो सकती है। अब क्या पता कल को कोई कंट्री आपको वर्क परमिट देना स्टार्ट कर दे, तो मेरे को कुछ नहीं पता, कोई आइडिया नहीं होता कि आपको कौन सी कंट्री कब वर्क परमिट देने लग जाए, ठीक है। तो इसलिए किसी कंट्री का बताना मुश्किल है, लेकिन वर्क परमिट उसी कंट्री का लेना चाहिए जो एक्सटेंडेबल होता हो। उस कंट्री में कभी नहीं जाना चाहिए जो एक्सटेंडेबल नहीं होता, ठीक है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड साइड लगा लें, बहुत लोग गए थे वर्क परमिट के लिए, 2-2 साल के वर्क परमिट लगे थे आज से 1 साल पहले, पर वो एक्सटेंडेबल नहीं थे, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्या किया, उन्होंने इधर शेंजन का वीज़ा लिया, कुछ लोग इधर को आ गए, कुछ लोग दुबई वगैरह चले गए, कुछ लोग फिर अपनी होम कंट्री में चले गए। तो कोई बेनिफिट नहीं होता भाई, 2 साल आपने जितना अर्न किया होगा वो अपने अपने घर पर बैठ कर ही उड़ा दिया होगा। सो अच्छा है अब वो कंट्री चूज़ कर लें जो कंट्री आपको बेनिफिट दें वर्क परमिट में, आपके पेपर आगे बढ़ जाएँ, ठीक है। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो कंट्री चूज़ करो जो आपको एक्सटेंडेबल दें और दूसरे नंबर पर आपको पीआर दें।
और वर्क परमिट अगर आप एजेंसी में जाते हो तो भाई ये बात माइंड में बिठा लो, थोड़ी सैलरी जो है एज़ कम्पेयर टू कंपनी थोड़ी कम मिलेगी, लेकिन आपको जाते टाइम थोड़ी दिक्कत नहीं होगी, आपको रेजिडेंसी वगैरह जो है मिल जाएगी। और एजेंसी दूसरे नंबर पर आप लोगों के लिए ऑलवेज स्टैंड अप रहती है कि अगर आपके पास काम नहीं है तो एजेंसी आपको काम ढूंढ कर भी देती है। अगर आप कंपनी में चले जाते हो तो कंपनी में आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। अगर कंपनी का मैनेजर अच्छा होता है तो भाई वो आपको वर्क परमिट भी आगे की आगे देता रहता है और आपको एक अच्छी स्किल भी आ जाती है। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो डाउट होगा आपका क्लियर कट आउट हो गया होगा। अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी है तो एक थम्स अप ज़रूर देकर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना मत भूलना। वहाँ पर आप मेरे को क्वेरीज कर सकते हो किसी भी तरह की। अगर मैं मैसेज नहीं देता या डिले हो जाता है तो भाई माइंड मत किया करो, मैं आपका जो क्वेश्चन होता है मैं पिक कर लेता हूँ और क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वीडियो में आपका क्वेश्चन जो है डाल देता हूँ और अपनी ओर से भी जो मेरे को लगता है वो भी क्वेश्चन वगैरह डालकर आपको समझाने का ट्राई करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बढ़िया लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, सत श्री अकाल।